तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक। तो इससे पहले हमने बात करी थी कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हम इनवर्स कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक। तो एडजॉइंट और इनवर्स जो हमने फॉर्म करे थे उन्हीं की मदद से हम क्या करने वाले हैं, आज आपका एप्लीकेशंस पर बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की। ठीक। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है उसमें से एक एप्लीकेशन ये है कि आपका इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व किया जा सकता है। लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का मतलब है कि हैविंग टू इक्वेशंस टू इक्वेशंस और थ्री इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो इक्वेशन या थ्री इक्वेशन वाली जो सिस्टम है आपका किसका, लीनियर इक्वेशंस का, उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक। तो इसमें करना क्या है, देखो हमें सबसे पहले तो आपका बताना है कि जैसे थोड़ा सा हम पीछे जाएं, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होती थी वो किस फॉर्म की हुआ करती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो। ये हमने 10th क्लास में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा हुआ था। ठीक है। हम वहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को क्या कहा करते थे कि आपका कंसिस्टेंट कब है या इनकंसिस्टेंट कब है। ठीक। तो लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट, यहाँ पे भी दो चीजें हैं टर्म्स कि आपका कंसिस्टेंट सिस्टम कब कहलाएगा और इनकंसिस्टेंट। ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो ये सिस्टम कहलाता है। ठीक। इसमें आपका कभी दो कभी तीन यानी एक और इक्वेशन ले सकते हैं आप इसके साथ। तो अगर ये तीन तीन इक्वेशंस या दो दो इक्वेशंस का अगर कोई भी आप क्या सिस्टम है तो उसे हम, यानी तीन इक्वेशन एक साथ या दो इक्वेशन एक साथ लेना है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। ठीक। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहलाता है डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो अगर आपका कंसिस्टेंट है, कहानी क्या है, अगर ये सिस्टम जो है हमारा कंसिस्टेंट आता है तो कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि इन तीनों इक्वेशन या इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट यानी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। यूनिक का मतलब समझ रहे होंगे कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का केस कैसा है कि आपका जब सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होंगे, सॉरी, जब आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है, देखो थोड़ी देर के लिए बात करूं फर्स्ट दो इक्वेशन की, तो एक लीनियर इक्वेशन हमेशा ही क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, देन दूसरी लीनियर इक्वेशन भी स्ट्रेट लाइन को सब रिप्रेजेंट करती है, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन इस तरह की आ गई। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, एक पॉइंट इन दोनों के बीच कॉमन आ जाएगा। ठीक है। इन दोनों के बीच अगर ये कॉमन आता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। ठीक। दूसरा केस क्या है कि क्या पता दोनों की दोनों लाइंस आपका क्या हो, पैरेलल हो, यानी पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन, पैरेलल में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। और तीसरा केस क्या है, कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक लाइन। तो इसका फायदा क्या है कि आपका जब ऐसी स्थिति होगी तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं एक लाइन में, तो इनफाइनाइट पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। और इनफाइनाइट पॉइंट अगर दोनों लाइंस के बीच कॉमन है तो इसका मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, यानी इसके पास कितने सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है। तो कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि या तो लाइन इंटरसेक्ट करे या आपका कोइंसिडेंट करे। ठीक। तो दो केसेस में कंसिस्टेंट होगा, यानी कि आपका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और जब बात आएगी इनकंसिस्टेंसी की, तो इनकंसिस्टेंसी में कौन होगा, नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। तो इनकंसिस्टेंट कब आएगा, जब आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम काम करेंगे। तो देखो कोई भी सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम का मतलब है दो इक्वेशंस या तीन इक्वेशंस अगर हमें दी हुई हैं तो इन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या उन तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अब याद रखना कि सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो अब बात करेंगे कि कैसे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की मदद से बताएंगे कि आपका ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये तो तरीका था। अगर इसे थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये चीज़ ऐसी कुछ याद होगी। तो मैं A1/A2 B1/B2 और C1/C2 पे बात करते थे हम उस टाइम पे। ठीक है। तो अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता था उस टाइम। और अगर A1/A2 इक्वल टू आ जाए किसके, B1/B2 के, तो हम बात करते थे तीसरे वाले के पास जाते थे, यानी कि C1/C2 के पास। ये दोनों इक्वल आ गए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये नो सॉल्यूशन है, यानी ये पैरेलल वाला केस है। और ये तीनों अगर इक्वल आ गए तो ये कहलाता है आपका कोइंसिडेंट वाला केस, यानी इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक हो गया।
तो हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है, देखो कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, चाहे इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करना क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी कहलाएगी, चाहे आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, बस सॉल्यूशन होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी कहलाएगी। ठीक है। दूसरा इनकंसिस्टेंट वाला केस, इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक। तो अब बात करेंगे हम कि आपका कैसे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की मदद से हम बताएंगे कि कोई सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। तो अब बात करते हैं क्या, सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, किस तरह से आप किसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस के इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूज करने के बाद। ठीक। तो देखो सिस्टम का मतलब बताया था जिसमें आपका इक्वेशंस होंगी 2 या 3। ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, यानी 3 इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं, 2 इक्वेशन वाला इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 3 इक्वेशंस हैं आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू क्या, d2। ऐसी a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या, d3। ठीक। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं x y z। तो इस तरह की इक्वेशन दिखे तो हम मैट्रिक्स फॉर्म से उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस पे फोकस करेंगे। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करनी है। ठीक। इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि सारे के सारे वेरिएबल लेफ्ट में प्रेजेंट होंगे और कांस्टेंट टर्म राइट में प्रेजेंट होंगे, और अगर सारे वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स 0 अप्लाई करने के बाद आपका वेरिएबल लिखेंगे उस पर। ठीक। तो इतनी स्थिति पहुंचने के बाद आप क्या करेंगे कि आपका सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ढूंढेंगे, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमेशा ही कैपिटल ए से डिनोट करोगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट्स को पकड़ना है और जैसे हैं उसी पोजीशन में रखना है। ठीक है। डी से कोई मतलब नहीं इस बार, तो सीधे फोकस करो। देखो a1 था फर्स्ट, देन b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसकी, जो गिवन सिस्टम है आपका या गिवन लीनियर इक्वेशंस है उनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका ये बन गई है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक। देन एक टर्म आएगा x, यानी कि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स है। वेरिएबल्स कौन कौन है, x y और z। ठीक। अब इतना याद रखना, देखो इसको अगर बाकी सब भूल जाओ तो इसको गौर से देखो, अगर इन टर्म्स को अलग अलग टर्म्स लें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 बाई 3 की क्या देती है, मैट्रिक्स देती है। ठीक। तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स देती है, ये कितने बाई कितने का क्या है, देखो 3 बाई 3, ये कितने बाई कितने का, 3 बाई 1 है, नहीं है। तो जब आपका ए और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई 1 की मैट्रिक्स 3 और 3 बाई 1 है, तो ये कितने की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 से 3 या 3 बाई 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। तो 3 बाई 1 की मैट्रिक्स मिलने पे क्या होगा, एक टर्म ये देगा, एक टर्म ये देगा, एक टर्म ये देगा। ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं, सीधे सीधे ए ये एक्स ये, और तीसरा टर्म हमारा बी, बी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट वाला, यानी कि d1 d2 d3, इसको मैनेज करेंगे। ठीक है। और ये कितने की बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई 1 की। देखो गौर से, ये 3 बाई 1 की मैट्रिक्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, ये भी 3 बाई 1 की मैट्रिक्स है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ठीक है। इक्वल होंगी तो ये इस तरह की चीज d1 के इक्वल, इस तरह की चीज d2 के इक्वल, इस तरह की चीज d3 के इक्वल, यही सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने इस तरह में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको मैं लिखूंगा कि आपका ये कैसे लिखा जा सकता है। देखो इसको लिखा जा सकता है ax इक्वल टू बी। इसको क्या लिखा जा सकता है, ax इक्वल टू बी। ax इक्वल टू बी कैसे लिखा, ए और एक्स का प्रोडक्ट करोगे तो यही चीज मिलेगी तुम्हें। ठीक है। यही चीज मिलेगी, तो ए और एक्स का प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, इतना इतना और इतना मिलेगा लेफ्ट में, और राइट में क्या होगा, d1 d2 d3। और दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे इक्वल करूंगा तो पहली इक्वेशन ये मिलेगी, दूसरी ये, तीसरी ये मिलेगी। ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होने का मतलब ये है कि आपका सारा जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड और कांस्टेंट वाला राइट में। ठीक। उसके बाद क्या करना है, जैसे एक्स वाई जेड फर्स्ट में, तो दूसरे में भी एक्स वाई जेड, तीसरे में भी एक्स वाई जेड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई वेरिएबल एब्सेंट है तो आप उसका कोफिशिएंट कितना लगा सकते हैं, 0 रख के उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, ए वेरिएबल मैट्रिक्स है आपका बी, और जो कांस्टेंट टर्म यानी कि आपका ये जो बी बनेगी, सॉरी वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स थी, और बी जो है आपका कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक। देन ये जो सिस्टम है वो इस तरह से आपका रिड्यूस हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक। तो फिर तो आपने क्या कर दिया, देखियो ए एक्स इक्वल टू बी,
यानी आपको रिड्यूस कर दिया गया है किसको, इक्वेशंस को रिड्यूस कर दिया हमने किसमें, ये जो गिवन सिस्टम है हमारा ये आपका रिड्यूस कर दिया ए एक्स इक्वल टू बी में, ठीक है। अब यहाँ से एक्स निकालना है यानी वेरिएबल वाला जो टर्म है उसको निकालूंगा, तो क्या करना है, देखो बोथ साइड आपका ए इनवर्स ऑपरेट करोगे, तो ए इनवर्स ऑपरेट करोगे तो ए एक्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कौन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके क्या करा हमने, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखा, ए इनवर्स इंटू बी, विच इम्प्लाइज ए इनवर्स ए, यानी खुद जब आपका मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या देता है, आइडेंटिटी देता है, और एक्स इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी। दैट मीन्स आई किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या देता है, उसी मैट्रिक्स को वापस देता है, तब इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये एक्स हो गया और राइट में क्या, ए इनवर्स बी। तो ये हमारा सॉल्यूशन, यानी कि हर बार जब आपका एक्स की वैल्यूज निकालनी हो तो आपको करना क्या है, ए इनवर्स इंटू बी का यूज करना है, ठीक। तो ए इनवर्स निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, तो जो आंसर आने वाला है उससे हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इसके बाद बात करते हैं कि कैसे हम कंसिस्टेंट कहने वाले हैं और कैसे इनकंसिस्टेंट कहने वाले हैं, ठीक। तो अब देखिए डिपेंड करता है कि ए इनवर्स एक्स जो है आपका ये सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। तो ए इनवर्स एक्स सॉल्यूशन देने का ना देने का मतलब क्या है कि जब ए इनवर्स जो है सॉल्व करें, अगर ए इनवर्स बी को, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो डायरेक्ट ये तय है कि आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करता है, कब एग्जिस्ट करता है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस होगा कि आपका जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी नॉन सिंगुलर केस होगा, जब यानी मैट्रिक्स ए क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी, ठीक। नॉन सिंगुलर होगी तो इसके पास हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और वो कैसा होगा, यूनिक, ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन मिल गया हमें किस केस में, जब आपका केस कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का केस होगा। लेकिन केस टू, दूसरा केस क्या बनेगा, जब डिटर्मिनेंट ए क्या आ गई, जीरो। तो डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आता है यानी कि मैट्रिक्स कैसी हो गई हमारी, सिंगुलर हो गई अगर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सिंगुलर होने के बाद आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, देखो ए इनवर्स बी का मतलब हुआ क्या एक्चुअल में, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए और अपॉन में कौन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू बी। तो ये चीज आपका, ये तो जीरो हो गया, ठीक। इस पे फोकस करो। तो आपको क्या निकालना है उसके बाद, एडजेंट ए इंटू बी निकालना है। एडजेंट ए इंटू बी चेक करेंगे कि ये जीरो आता है या जीरो नहीं आता है। अगर एडजेंट ए इंटू बी, अगर एडजेंट ए इंटू बी अगर आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यानी आप इसमें क्या लिखेंगे, मे बी कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो एंड एडजेंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो। बट अगर आपका एडजेंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, यानी ये चीज जीरो की इक्वल नहीं आई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक हो गया ना इतना। तो इतना ध्यान देना है हर बार कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा। देखो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और यूनिक होगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। तो केस फर्स्ट यानी पहला केस जो था हमने डिफाइन करा जिसमें नॉन सिंगुलरिटी वाला केस है, तो उसमें तो हमेशा ही सॉल्यूशन मिलेगा, और हमेशा सॉल्यूशन मिलेगा और कैसा होगा सॉल्यूशन, यूनिक होगा। तो पहले केस में जब नॉन सिंगुलर वाला केस है तो उस केस में हमेशा ही आपका कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लेकिन केस टू यानी कि आपका जब सिस्टम क्या हो, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होने के केस में दो पॉसिबिलिटीज है। देखो एक तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आएगा, तो तुम्हें चेक करना है एडजेंट ए इंटू बी। अगर एडजेंट ए इंटू बी अगर आपका क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो जीरो आने पे कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी, यानी इसके बारे में हम कह नहीं सकते कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इसमें होता क्या है कि कंसिस्टेंट कब हो पाएगा, जब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब इसके पास नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस केस में हम दोनों जो दो टर्म्स हमारे दोनों कहेंगे कि ये शायद कंसिस्टेंट भी हो सकता है और शायद इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये हमेशा ही क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा, यानी कि आपका ये कैसा केस आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट वाला केस आ जाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान देना है कि आपका कंसिस्टेंट कब कहेंगे, यानी कि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी केस फर्स्ट में ही सॉल्यूशन निकल पाएगा। केस टू जो है आपका वो दो पार्ट में डिवाइडेड है।
पहला कि आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो है जीरो आता है या नहीं, और जीरो नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक, इतना काफी है इसके लिए। तो शायद कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला जो टर्म है हमारा वो समझ आ चुका है। तो हमें मेन फोकस किस पर करना है, ए इनवर्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखो सॉल्यूशन ढूंढोगेगा तो सॉल्यूशन ढूंढने का केस हमेशा ही क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला होगा। जैसे सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो नहीं आता है तो ऐसा केस होगा। ठीक, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, जीरो आ गया, तो दो केसेस होंगे, आपको पता है कैसे काम करना है उस पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए जैसे आपको क्या दिया होगा, एक सिस्टम दिया होगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो सिस्टम दिया है तो उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि उसकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है या जीरो आ रही है, उसका जो डिटर्मिनेंट है जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया सीधे सीधे। ठीक, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट जीरो आने पर क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढोगे इनटू किसके साथ, बी के साथ। एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना पड़ेगा बी के साथ। तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। अब ये एडजॉइंट ए इंटू बी डिपेंड करता है कि आपका, देखो अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो नॉट इक्वल टू जीरो आया तो सीधे सीधे आप क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होते ही ये आ जाएगा इनकंसिस्टेंट में। ठीक है, और दूसरा केस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का आपका क्या, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक, और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यानी कि इक्वल टू जीरो आता है, सॉरी, तो इक्वल टू जीरो के केस में दोनों हो सकता है, ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो इस केस में हम कहेंगे मे बी कंसिस्टेंट और मे बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो काम क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है बस। अगर ये आ गया तो ये दोनों ढूंढेंगे, ये दोनों ढूंढने के बाद बताएंगे कि आपका कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में, यानी कि इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन होंगे। देखो पहला कहेगा कि आपका फाइंड द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहला केस सिर्फ ये होगा कि या तो कंसिस्टेंट है ढूंढो या इनकंसिस्टेंट है ढूंढो, ये चेक करो कि आपका कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक, दूसरा केस होगा फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन के केस में मैक्सिमम केस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन का होगा। यूनिक सॉल्यूशन का होने का मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। या क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि चेक वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, अगर इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि तीन टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो दो क्वेश्चंस को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, यानी पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं आज के आज में। ठीक है, तो बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6 की। ठीक, एक्सरसाइज 4.6 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो बताने की आपका एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक, बताना कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखो एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू कितना, टू, और टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री। एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू टू और एक्स कितना, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री। इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कंसिस्टेंट है या नहीं है बताना है। तो पहले तो आपका जो गिवन इक्वेशंस है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये इस बार। देखिए पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है, पूरा का पूरा लेफ्ट साइड वेरिएबल है और राइट में कौन है, कांस्टेंट टर्म है। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बात करनी कि आपका किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये होने के बाद आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू डिफाइन करेंगे। देखो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट। देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन, वाई का कोफिशिएंट कितना, टू। एक्स का कोफिशिएंट टू, वाई का कोफिशिएंट कितना, थ्री। ए इक्वल टू आ गया कितना, वन टू टू थ्री। और एक्स एक्स यानी एक्स वाई, वेरिएबल कितने हैं बस इस बार, एक्स और वाई। और कांस्टेंट टर्म यानी बी कितना हो गया हमारे पास, टू थ्री हो गया। ठीक, तो इतना होने के बाद हम चेक करेंगे देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो वन टू टू थ्री, यानी थ्री वन जा थ्री माइनस टू टू जा फोर। अब देखो डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करना आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू कितना, माइनस वन, और ये नॉट इक्वल टू कितना आता है, जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है तो इसका सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करे। ठीक हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो आते ही क्या आ जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, नॉन सिंगुलर आ गया। और नॉन सिंगुलर आते ही हम कह देंगे देयरफॉर इट हैज, देयरफॉर
इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि आपका ये क्या है, कंसिस्टेंट। हेंस गिवन सिस्टम of linear equations is consistent। ठीक हो गया। तो इस तरह से पता करेंगे। देखो 2/2 की बात करिए, अब 3/3 की एक बात और करनी है, फिर एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं और पूरी एक्सरसाइज आपको आज होमवर्क में करनी है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है कि आपका कंसिस्टेंसी बतानी है, यानी कि कंसिस्टेंट है या नहीं वही चेक करना है। तो वापस देखो, इस बार 3 इक्वेशन है हमारे पास, तो यहाँ कितने बाई कितने की मैट्रिसेस बनने वाली हैं, 3/3 की मैट्रिसेस बनने वाली। ठीक, तो पहले तो क्या करेंगे, ए डिफाइन करेंगे। ए का मतलब है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। बी डिफाइन करोगे, यानी वेरिएबल्स कौन कौन है इस बार प्रेजेंट, एक्स वाई और जेड। और लास्ट टर्म है आपका, यानी कि सॉरी बी नहीं, ये एक्स हो गया, सॉरी। और ये बी, बी वाले में कौन, 5 2 और -1। इतना याद रखना। देखो वेरिएबल जो है, वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा ही कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। ठीक, और बी का मतलब है कांस्टेंट वाली टर्म की बात। ठीक, अब क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें पता है कि इस बार 3/3 की मैट्रिक्स है, तो किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की मदद से हम क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट ए को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो देखो पहले रो से आ रहा हूँ, तो 5 ऐसे रहा, 5 के साथ करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, तो बचा क्या, 3 5 -2 6। फिर आता है माइनस, आता है बीच में देखो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस पहले से है तो ये प्लस हो गया 1, और 1 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, तो बचा 2 5 5 6। ठीक, और लास्ट टर्म यानी 4 ऐसे रहा, 4 के करस्पॉन्डिंग रो गई, कॉलम गया, तो बचता है आपका 2 3 5 -2। तो यहाँ आ गया देखो 5 ऐसे रहा, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 प्लस 10 और प्लस 6 2 12 -25 प्लस 4 2 2 -4 और माइनस कितना 5 3 15। ठीक हो गया इतना। तो ये बन गया आपका 5 इंटू कितना आ गया, 18 प्लस 10 कितना 28, और प्लस 1 इंटू समथिंग यानी -13 हो गया है, और प्लस 4 इंटू -19। तो ये बचता है, मल्टीप्लाई करो इसको तो कितना 140, और -13 ऐसे रहा, ये माइनस कितना 76। तो अरेंज करते हैं, देखो 140 ऐसे रहा, -89। तो सॉल्व करूँ तो ये आता है 51 नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 51 बचा, और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपका ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि आपके पास क्या, ये कंसिस्टेंट है। ठीक, देयरफॉर इट इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, हेंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, देयरफॉर गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब आपका ये केस ऐसा होगा ना, जब यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, तो आपको क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी ढूंढना है। एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ढूंढना है तो उस केस में क्या करोगे, एडजॉइंट ए कैसे ढूंढते बताया आपको, कोफैक्टर्स का जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या कर देना है, ट्रांसपोज, उसका मल्टीप्लीकेशन करने के इसके साथ, बी के साथ। तो अगर वो नॉन जीरो आता है तो हम कहेंगे मे बी कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक, और दूसरे केस में क्या होगा, अगर वो जीरो नहीं आता है तो सीधे सीधे कह देंगे कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक हो गया इतना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन डिफाइन करने वाले हैं किसका, इनवर्स का, यानी कि कैसे हम इनवर्स फाइंड करेंगे किसी सिस्टम का। तो उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आपने घर से करने हैं आज। तो अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की, लेकिन इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 करने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी जितने भी हमारे इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे इसी तरह से करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है इस तरह से हम काम करेंगे, यानी कि 14 क्वेश्चन जैसे काम करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन 4.6 पूरी की पूरी उसी तरह से सॉल्व होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं। ठीक,
इसकी जो इक्वेशंस हैं वो दी हुई हैं x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई और प्लस 3z इक्वल्स टू 12। ठीक, तो इक्वेशंस को वापस से 2-3 बार चेक कर लीजिए ताकि कोई भी इक्वेशन गलत ना हो। अगर इक्वेशन गलत उतार दी तो सॉल्यूशन निकालने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए हमें पहले चेक करना है कि आपका इक्वेशंस हमने सही उतारी या नहीं। ठीक, तो इतना स्टेज पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम of linear equation the given system of linear equations can be written as ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ax प्लस ax इक्वल टू क्या, b। ठीक, तो सिस्टम को हमने क्या लिख दिया, ax इक्वल टू b, वेयर a इक्वल्स टू, a क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इतना याद रखना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब देखो x का कोफिशिएंट कितना 1, y का कोफिशिएंट कितना -1, z का कोफिशिएंट कितना 2, पहली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन में 3, 4 और ये -5, और तीसरी इक्वेशन में 2, -1 और 3। ठीक हो गया, तो ये a हो गया। दूसरा x यानी वेरिएबल कौन कौन है इस बार प्रेजेंट, x, y और z वेरिएबल प्रेजेंट। और तीसरा केस आता है b यानी कि कांस्टेंट टर्म, तो 7, -5 और 12। ठीक है इतना। तो यहाँ पहुंचने के बाद ए एक्स और बी जब हमें पता चल जाता कि क्या है, तो सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना, 1, 3, 2, -1, 4, -1, 2, -5 और 3। किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आओ। तो इस बार फिर से वापस पहली रो से एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो 1 और उसके साथ कौन बचा, देखो 1 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया तो बचता क्या है, 4, -5, -1, 3। ठीक है, और देखो माइनस आता है बीच में, लेकिन ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाना है। और करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाओ, 3, -5, 2 और 3। ठीक, और लास्ट में आपका 2 के साथ कौन बचता है, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया तो बचता है 3, 4, 2 और -1। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो जरा, ये 1 ऐसे रहा और इंटू में क्या आया, देखो 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन बीच में एक माइनस और आता तो -5 बना रहा, +1, 3 3 जा कितना 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में एक माइनस होता है, एक माइनस यहाँ प्रेजेंट है, तो 5 2 जा 10, यानी कि ये इस तरह से। और प्लस 2 इंटू 3 1 3 1 जा 1, लेकिन -3 और -8 आ गया, 4 2 जा 8। ठीक, 12 -5 कितना 7, इंटू 1 इज 7, और 19 इंटू 1 इज 19, और प्लस 2 इंटू कितना आ गया, 8 3 जा 24। ठीक, तो ये आपका ऐड करो जरा इन दोनों को, तो ये बचता है आपका 26, और माइनस कितना 24 टू जा 48। ठीक, तो 48 आपका इस तरह से आया। अब यहाँ चेक करूँ जरा इसको, तो मैं ये कितना आता है, माइनस ऑफ कितना आ रहा है, देखो कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। 8 और 3 कितना ऐड हो गया, कितना आया, -11 आ गया, सॉरी ये -11 आया। तो -11 आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 26 ऐसे रहा इन दोनों का एडिशन, और 11 2 जा कितना 24, तो ये बस गया आपका, कुछ गलतियां कर रहा हूँ शायद आज। ये कितना 22, और ये कितना आ गया 4। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा प्रोसेस करना है यहाँ पे समझने की, ये -3 और -8 जो है मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से, तो हमें क्या करना है, दोनों -3 और -8 आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, और नेगेटिव साइन आएगा कितना, -11, और 11 2 जा 22, और ये बन गया आपका माइनस का, तो 26 -22 कितना 4, तो ये नॉन नेगेटिव आ गया, और कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया है पहला, और नॉट इक्वल टू क्या 0। ठीक, तो अब आगे बढ़ाएंगे किसको, सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन आगे बढ़ाने के लिए क्या ढूंढना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए कौन कौन रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एक अगला कौन ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए ढूंढने वाले हम, ठीक है। तो एडजॉइंट ए ढूंढने के लिए क्या करना होता है, उसकी बात करते हैं। एडजॉइंट ए के लिए क्या ढूंढना होता है, उसके कोफैक्टर्स। ठीक, तो एक बार वापस से इस डिटर्मिनेंट को, नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक, तो एडजॉइंट ए ढूंढ रहे हैं, उसके लिए हमने क्या कहा, डिटर्मिनेंट को वापस से यानी इक्वेशन को लिख दो, सिंस जो ए है वो कौन था, 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3।
ठीक हो गया इतना। और दूसरा केस जो है, अब एडजॉइंट ए ढूंढना है। एडजॉइंट ए ढूंढने के लिए फिर से एक बार इसको कंफर्म कर लो, 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। ठीक, अब A11 ढूंढना। देखो तो थोड़ा सा सॉर्ट करते हैं। A11 का मतलब 1 + 1 कितना, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या, देखो तो ये बचता है आपका 4 -5 -1 3, यानी ये आंसर आ गया 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में एक माइनस और होगा तो 5, तो ये बचता है कितना 7। तो पहला एलिमेंट आ गया A11 आ गया 7। ठीक है, चलो पूरा सॉल्व करते हैं। A12 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 + 2। इसके करस्पॉन्डिंग देखो, A12 का मतलब ये, इसके करस्पॉन्डिंग रो, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम गया तो बचता है 3 -5 2 और 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो -1 की पावर 3 हो गया है, और अंदर चेक करो इधर जरा, 3 3 9 + 10, यानी ये बचता है आपका -19। ठीक, फिर A13 पे आओ। A13 -1 की पावर कितना आ जाएगा, 1 + 3, और करस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया तो बचता है 3 4 2 -1। ठीक, और यहाँ -1 की पावर कितना आ गया 4, और यहाँ आया -3 -8, यानी -11, माइनस माइनस सॉरी ये बाहर प्लस हो गया तो -11 हो गया ये आंसर। ठीक, उसके बाद A21 बचता है। A21 कितना, -1 की पावर 2 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 2 और 1 गया कॉलम, रो कॉलम गया तो -1 2 -1 3। ठीक, इसको सॉल्व करें तो ये -1 बचेगा, इसकी पावर 3, और ये 3 बन जाए 3 माइनस का, और ये प्लस का कितना 2, तो आंसर आ गया 1। ठीक, फिर A22 पे आओ। -1 की पावर कितना 2 + 2, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम गया तो 1 2 2 3 आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये -1 की पावर कितना 4, और अंदर क्या बचता है 3 बन जाए 3 -4, यानी -1 आ गया। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका A23 पे आओ। A23 की बात करूँ तो -1 की पावर कितना 2 + 3 आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करें तो ये 2 + 3 2 + 3, यानी -1 की पावर 2 + 3 ऐसे रहा 2 3, ये रो गई और ये कॉलम गया तो बचा 1 -1 2 -1 1 -1 2 -1। तो इसको सॉल्व करें, 1 माइनस कितना 5, ये आ गया -1, और ये +2, यानी 1 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक, लेकिन बाहर से क्या है -1 की पावर 5, तो माइनस आ जाएगा। ठीक, अब A31 पे आओ। A31 पे आए तो -1 की पावर कितना 3 + 1, और इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाओ। देखो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हटाता हूँ तो ये बचता है -1 2 4 और -5। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा -1, और ये बनता है 5 बन जा 5। ठीक है, तो ये बन गया 5 -4 2 8। ठीक, -1 की पावर 4, तो ये बन गया -3 आ गया आंसर इसका। ठीक, A32 पे आओ। A32 की वैल्यू है -1 की पावर 3 + 2, और यहाँ चेक करूँ तो ये 3 2 में 1 3 2 -5 बचता है, तो अंदर देखें तो -5, और यहाँ -5 -6, यानी कितना आ गए माइनस बाहर से और -11 अंदर, तो ये चीज़ आ गई 11। ठीक, अब बचता है A33। A33 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1 की पावर 3 + 3, और अंदर आता है आपका 1 -1 3 4। तब ये सॉल्व होगा तो ये कितना -1 की पावर कितना 6, और यहाँ बचता है 4 + 3 दैट इज 7। ठीक, तो अब इतना आने के बाद हमें क्या ढूंढना है, एडजॉइंट ए, और यहाँ पे लिख लें इसे जरा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक, इन सभी का क्या डैश, डैश मतलब समझ लो ट्रांसपोज। अब वैल्यू रखो इस पर, तो ये आ गया आपका 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7। इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो देयरफॉर एडजॉइंट ए, देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना आ गया 7 -19 -11 और 1 -1 -1 और -3 11 और 7। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आ चुका हमारा कितना 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। ठीक,
अब एडजॉइंट ए निकलने के बाद क्या करना है, देखो एडजॉइंट ए निकल चुका, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल चुका, ए इनवर्स निकाल सकते हैं आसानी से, तो फाइंड करते हैं ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक, अब यहाँ से लिखना टू फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे नीचे से देखिए, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू कितना 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ, तो यहाँ से क्या आएगा, वैल्यू रख दो दोनों की, यानी 1/4 ऐसे रहा, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू रखूँ तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 7 माइनस 19 माइनस 11 और 1 माइनस 1 माइनस 1, तीसरा आपका -3 11 और 7, यह आगे वैल्यू इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू इतनी आई थी। ठीक, अब देखो अगर ये 4 से डिवाइड होने वाले टर्म्स होते हैं अंदर सारे के सारे, तो मैं 4 को अंदर भेज सकता था, लेकिन इस बार 4 को अंदर भेजने से कोई फायदा नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, नीचे से देयरफॉर x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स b होता है, तो ए इनवर्स की वैल्यू देखो 1/4 ऐसे रहा, ए इनवर्स कितना हो गया 7 19 माइनस में और -11 हो गया। ठीक है, और दूसरा 1 माइनस 1 और 1 ये माइनस का है -3 11 और 7। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर दो b के साथ, b कितना था देखो, b आपका दिया हुआ था मैं कितना 7 -5 और 12, 7 -5 और 12। ठीक हो गया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1/4 बाहर छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जरा, तो ये चीज़ क्या बनती है देखो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम अगर मल्टीप्लाई करो तो पहली रो इतना याद रखना, देखो 3/3 की मैट्रिक्स है, ये कितने बाई 3/1 की, तो 3 से 3 गया, 3/1 की मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, तो पहला रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 और ये 1 इंटू 5 -5 -3 इंटू 12 कितना -36। ठीक हो गया, दूसरा क्या आ जाएगा 19 इंटू 7, तो माइनस का कितना आ गया 133। ठीक, और -1 -5 तो +5 हो गया, और लास्ट टर्म कितना 11 इंटू 12 कितना आ गया प्लस का 132। ठीक, फिर -11 इंटू 7 तो -77 आ गया, माइनस माइनस +5 हो गया है, और 12 7 जा कितना होता है 84। ठीक, तो ये देखिए 3/1 की मैट्रिक्स बन गई, तो अंदर बचता 1/4 ऐसे रहा, इसको सॉल्व करना, देखो 36 + 5 कितना होता है 41, 41 और 49 कितना हो गया 8, इस वाले में चेक करो 132 133, तो बचा कितना -1, तो ये बच गया 4। फिर अगले में 84 और ये कितना है 77, 3 4 और 3 कितना 7, 7 + 5 12, तो ये इतना बचने के बाद 4 को अंदर भेज दो हर एक टर्म के पास, तो ये क्या आ जाएगा 8 को डिवाइड करेगा 4 2, ये 1 और ये 3, और लेफ्ट में जो x था, x का मतलब एक्चुअल मतलब क्या है x y और z। अब देखिए दो मैट्रिसेस इक्वल आ गई, दो मैट्रिसेस इक्वल आने का मतलब है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या इक्वल होना, यानी x = 2 y = 1 और z = कितना आ गया 3, x = 2 y = 1 और z = 3, तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो हर बार सॉल्यूशन आपको इसी तरह से करने हैं। तो आज का काम हमारा समाप्त होता है, यानी आज जो 4.6 है वो कंप्लीट करनी है आपने, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया लगभग मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे इस बारे में कि आपका मिसलेनियस के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तब उनको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज सीधे सीधे हम पांचों चैप्टर पे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन पर। ठीक, तो मिलते हैं आपसे।